कैलाशपुर गांव में सुमन अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी। सुमन सिलाई बुनाई करके अपना घर परिवार चला रही थी। काफी सालों पहले ही जब सुमन की दोनों बेटियां छोटी थी तो सुमन का पति रविंद्र उसे छोड़कर चला गया था। तब से सुमन ने अकेले ही अपने परिवार को और घर को संभाला था। माँ चलो अब उठो भी, सुबह से मशीन पर बैठी हो, थोड़ा खाना पीना खा लो और आराम कर लो, वरना आप बीमार पड़ जाओगी, फिर हमारा क्या होगा। हाँ बस ये कपड़ा सिल दूं, उसके बाद खाना खा लेती हूँ। तुम दोनों हो तो मेरा इतना ख्याल रखते हो, वरना कौन रखेगा मेरा ख्याल। हम कहीं जा भी तो नहीं रहे माँ, और आप थोड़ा आराम भी किया करो। और आपको तो पता ही है, अब तो आपकी बेटी भी कमा रही है। बेशक मेरी बेटियां अच्छा कमाने लग गई हैं, लेकिन जब मुझे और तुम दोनों को तुम्हारे पिता छोड़कर गए थे, तब से मैं सिलाई करके घर परिवार चला रही हूँ। हाँ माँ, आपने हम दोनों के लिए बहुत दुख देखा है। सच में ऐसी माँ भगवान सभी को दे। आपने हमें माँ और पिता दोनों का प्यार दिया है। नेहा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो एक छोटी सी कंपनी में काम कर रही थी, जिससे वो अपने घर परिवार को अच्छे से चला पा रही थी। वहीं शोभना की इस साल पढ़ाई पूरी होने वाली थी। एक रोज सुमन सिलाई कर रही होती है, तभी सुमन के घर सुमन का छोटा भाई रामनाथ आता है। अरे रामनाथ, बड़े दिनों बाद आया है। और बता कैसा है तू? घर में सब कुशल मंगल तो है ना? मैं तो अच्छा हूँ दीदी, लेकिन मैं नेहा के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। परिवार बहुत अच्छा है, अमीर लोग हैं। नेहा वहाँ खुश रहेगी जितना उसने यहाँ दुख और गरीबी देखी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे रहते दोनों की शादी हो जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अब तो मैं बीमार भी रहने लगी हूँ। दीदी, तू कहे तो कल ही लड़के वाले को बुला लेता हूँ। लड़की देख लेंगे, फिर बातचीत हो जाएगी। और इससे अच्छा क्या हो सकता है मेरे लिए। अब अगले ही दिन रामनाथ नेहा के लिए रिश्ता लेकर आता है। सब कुछ ठीक रहता है और लड़के वालों को लड़की पसंद आ जाती है। और फिर नेहा की शादी एक अच्छे घर में अजय से करवा दी जाती है। अब करीब 1 महीने बाद। शादी को 1 महीना हो चुका है, लेकिन मैं माँ से एक बार भी मिलने नहीं गई हूँ। न जाने माँ कैसी होगी। मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। तुम्हें जाना भी नहीं है, क्योंकि तुम अगर वहां गई तो सासू माँ यहाँ आएगी और माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या आप मुझे अपनी माँ से मिलने भी नहीं देंगे? वो मेरी माँ है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। बिल्कुल भी नहीं। उस गरीब घर में कदम रखना मेरे लिए किसी श्राप से कम नहीं। लेकिन फिर आपको उस गरीब घर की लड़की क्यों पसंद आई? मैं अपनी गरीब माँ की गरीब बेटी हूँ। अगर आपको मेरी माँ नहीं पसंद तो आपको मैं भी पसंद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मुझे तुम्हारा व्यवहार अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारा घर, तुम्हारे घर के लोग मुझे पसंद नहीं। और मैंने जो कह दिया सो कह दिया। दूसरी तरफ सुमन अपनी बेटी से मिलने के लिए काफी परेशान थी। सुमन नेहा को कई बार फोन भी करती है, लेकिन नेहा फोन उठाना बंद कर देती है। माँ आप ठीक तो है ना? आप रो क्यों रही है? माँ बताओ ना क्या हुआ? कल तक जिस बेटी को मैंने अपने सीने से लगा कर रखा, आज वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। कहीं ऐसा तो नहीं है उसे अब ये गरीब घर, ये गरीब लोग पसंद नहीं? नहीं माँ, मैं दीदी को अच्छे से जानती हूँ। कोई बात तो जरूर होगी। वो अमीर लोग हैं ना, हो सकता है दीदी को यहाँ आने नहीं दे रहे हों या खुद भी आना नहीं चाहते हों। जब तक मेरी बड़ी बेटी रही है तब तक उसने घर को संभाला है। अब उसकी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर आ गई है। तू भी जैसे तैसे कमाकर अपना घर चला ही रही है। कुछ समय बाद तू भी चली जाएगी, लेकिन मैं दीदी की तरह आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। जहाँ जाऊंगी आपको लेकर जाऊंगी। मैं तो उसे पहले ही कह दूंगी कि मुझे मेरी माँ साथ में चाहिए। ऐसा नहीं होता है बेटा। एक माँ अपनी बेटी के ससुराल कैसे रह सकती है? दुनिया वाले क्या बोलेंगे जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा? दुनिया चाहे जो भी कहे, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। आपको मेरे साथ रहना ही होगा।
बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ठीक है बेटी, जैसा तू बोल। धीरे धीरे नेहा की शादी को 6 महीने से ज्यादा बीत चुका था। अब शोभना की शादी की बातचीत चलती है और कई रिश्ते देखने के बाद शोभना की भी शादी आखिरकार हो ही जाती है। शोभना अब अपने ससुराल आ जाती है। शोभना के ससुराल वाले नेहा के ससुराल वाले से भी ज्यादा अमीर थे। शोभना, तुम ठीक तो हो ना? इतनी चिंता में क्यों लग रही हो? अरे कुछ बोलोगी भी? क्या हुआ है? मुझे माँ की चिंता हो रही है। माँ की तबीयत खराब रहती है और अब माँ बिल्कुल अकेली हो चुकी है। मैंने आपसे शादी से पहले एक शर्त रखी थी कि मेरी माँ भी मेरे साथ ही रहेगी। शादी में तो ये भी कहा गया था कि शादी का बंदोबस्त अच्छा होगा, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं था। तो क्या मैं इस बात पर विवाद करूं? देखो, मेरी मां तो मेरी बहन के साथ नहीं रह रही, वो तो यही है ना। फिर तुम्हारी मां अकेली भी रहे तो क्या दिक्कत है? विनय और शोभना की बात शोभना की सास निरूपा सुन रही होती है। क्या मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि तू अपनी पत्नी से इस तरह बात करे? और अगर वो अपनी माँ की चिंता कर रही है तो इसमें क्या गलत है? मां, आपको पता भी है ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि इसकी मां यहां हमारे साथ रहे। तुझे पता है ना कि सुमन जी की 2 बेटियां ही हैं। अगर बेटा होता तो शोभना को अपनी माँ की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। पहले ही उनकी बड़ी बेटी से उनका नाता टूटा हुआ है। वो उन्हें देखने भी नहीं आती। जिस तरह आप मेरी सासू माँ हैं, उस तरह वो मेरी माँ है। उन्होंने मुझे 22 सालों तक पाला है। क्या मैं उन्हें उनके आखिरी समय में उनका साथ नहीं दे सकती? मेरे पति के मरने के बाद विनय ने पूरा घर, उनका कारोबार सब संभाला है घर में। अकेला रहना कितना मुश्किल होता है, मुझे पता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि सासू मां यहां आए। ये मेरा आखिरी फैसला है। बाकी जिसे जो करना है करे। शोभना अब रोने लगती है। वहीं निरूपा अपने बेटे के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। दूसरी तरफ सुमन खाट पर बैठे अपने घर में अकेले अपनी बेटियों को याद कर रही होती है। नेहा ने तो न जाने क्यों मुझसे नाता तोड़ लिया। वो तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती और शोभना की मुझे बहुत याद आ रही है। शोभना की शादी को धीरे धीरे महीनों बीत चुके थे। वो इस दौरान अपनी माँ से कई बार मिलने पर अपनी माँ को उनके खर्चे के लिए पैसे भी देकर गई थी। लेकिन विनय अपनी सास को अपने साथ रखना नहीं चाहता था। एक रोज विनय जब ऑफिस से लौट रहा होता है तो वो एक बूढ़ी औरत को रोड किनारे बेहोश देखता है और जैसे ही गाड़ी रुकवाता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो उसकी सास सुमन थी। अब वो सुमन को अस्पताल ले जाता है। माँ, आप वहां कैसे पहुंची? समधन जी, आप ठीक तो है ना? ये सब कैसे हुआ? दवाई लाने निकली थी, लेकिन तेज बुखार होने के कारण चलने में असमर्थ रही और रोड के किनारे ही गिर गई। वो तो भला हो दामाद जी का, जो मुझे यहाँ लेकर आए। तभी वहां एक नर्स आती है और वो सुमन को देख अपने हाथ में लिया ट्रे गिरा देती है। दरअसल वो और कोई नहीं, नेहा थी। आप ठीक तो है ना? आप यहाँ कैसे? क्या हुआ आपको? कुछ तो बोलिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। दीदी, आप यहाँ नर्स के कपड़ों में? क्या आप यहाँ काम करती हैं? लेकिन आप कहाँ थी? माँ का फोन क्यों नहीं उठाती? आपने सोचा कि मेरी शादी एक ऐसे घर में हो गई है जहाँ पैसा, धन, दौलत, किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन असल में ये पैसे वाले लोगों के अंदर दिल बिल्कुल नहीं है। इन्होंने मुझे आपसे बात तक करने से मना कर दिया और मुझे यहाँ काम पर लगवा दिया। इतना पैसा होने के बावजूद मैं यहाँ इस अस्पताल में नौकरी कर रही हूँ। सुमन को सब कुछ समझ आ चुका था। वो अपनी बेटी को अब अपने साथ अपने घर ले आती है। वहीं नेहा भी अब अपने ससुराल वालों से नाता तोड़ लेती है और कुछ महीनों बाद नेहा के लिए एक अच्छा घर परिवार ढूंढकर उसकी शादी करवा दी जाती है। और सुमन का ये दामाद सुमन की बहुत सेवा करता, क्योंकि वो अपने माँ बाप को बचपन में ही खो चुका था और उसे माँ बाप की अहमियत अच्छे से पता थी।
ये कहानी है राम की, जो अपनी झोपड़ी के बाहर इधर उधर टहल रहा होता है। उसके माथे पर शिकन साफ नजर आ रही थी। उसके चेहरे का पसीना देख साफ पता चल रहा था कि वो किसी टेंशन में है। तेज बारिश हो रही थी। हे भगवान, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ना जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। एक औरत जो बेड पर पड़ी चिल्ला रही थी, और उसी के पास एक आया थी, जो उसे खुद को संभालने की सहानुभूति दे रही थी। बेटा, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। आया, अगर आज मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पति से कहना कि मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ और वो मेरे बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश करे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा, तो घबरा मत। जो होगा सब अच्छा ही होगा। आया अपनी नम आंखों से उस औरत और उसके बच्चे की तरफ देखती है, और वो औरत तो बेहोश हो जाती है, लेकिन उसका बच्चा नहीं बचता। आया अपनी गोद में बच्चा लिए राम के घर का दरवाजा खोलती है और बाहर आती है। आया, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा दोनों ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो दरअसल राम तुम्हारी बेटी हुई है, और तुम्हारी पत्नी भी ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। राम, लेकिन क्या हुआ? और आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या हुआ? अभी तो आपने कहा कि मेरी बेटी और मेरी बीवी दोनों ही ठीक हैं, फिर आपकी आंखों में इस तरह आंसू? ये सच है राम कि तुम्हारी बेटी हुई है और तुम्हारी पत्नी भी सही सलामत है, लेकिन तुम्हारी ये बच्ची इस दुनिया में नहीं रही, वो मरी हुई पैदा हुई है। ये रही तुम्हारी बेटी राम। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रुक जाओ आया। अब जब मेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई है, तो मैं इस मरी हुई बेटी की शक्ल अपनी सुनीता को दिखाकर उसकी तबीयत और नहीं खराब करना चाहता। इसीलिए एक काम करो, तुम मेरी मरी हुई बेटी को ले जाओ और इसे कहीं दफना देना। मैं यहाँ सुनीता को संभाल लूंगा। आया राम की बातों का जवाब सर हिलाकर हाँ में देती है, और वो उस बच्ची को लिए चली जाती है। पर वहीं राम का कलेजा फट रहा था, क्योंकि शादी को 8 साल गुजर गए थे और इस दौरान उसकी एक भी संतान नहीं हुई थी। और जब 8 साल बाद उसकी बेटी पैदा हुई, तो वो भी मरी हुई पैदा हुई। राम अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी झोपड़ी में चला जाता है और अपनी बीवी के बगल में बैठ जाता है। तो वहीं आया उस बच्चे की लाश को अपने हाथों में लिए कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। तभी उसको प्यास लगती है, और वो बच्ची को एक जगह पर रखकर पानी पीने चली जाती है। लेकिन तभी आसमान इतनी तेज गरजता है, मानो कि वो अभी फट जाएगा। आसमान से एक रोशनी बाहर आती है और उस बच्ची में चली जाती है। और जब आया वापस आती है, तो वो देखती है कि बच्ची खूब जोर जोर से रो रही है। अरे, ये कैसे हो सकता है? ये बच्ची तो मरी हुई पैदा हुई थी, तो जिंदा कैसे हो सकती है? जो भी है, मैं इस बच्ची को वापस नहीं लेकर जा सकती, क्योंकि मैं उन लोगों को कह चुकी हूँ कि उनकी बच्ची मर चुकी है। अगर मैं इस बच्ची को वापस लेकर गई, तो लोग मेरे काम पर शक करने लगेंगे। ऐसा करती हूँ, इस बच्ची को किसी के दरवाजे पर छोड़ देती हूँ। आया उस बच्ची को हाथ में लिए एक सेठ के घर के दरवाजे पर छोड़ देती है। वो बच्ची बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसके रोने की आवाज सेठ और सेठानी की नींद को तोड़ देती है। अजी, सुनते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे दरवाजे पर कोई बच्चा रो रहा है। जाइए ना, दरवाजा खोलकर देखिए कि कौन है बाहर। अरे भाग्यवान, इतनी रात को अगर कोई बच्चा या कोई और भी हमें आवाज लगाए या दरवाजा खटखटाए, तो भी हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। सेठ की बातें सुनकर सेठानी सो जाती है, लेकिन लगातार बच्चे के रोने की आवाज आती है। सेठानी को नींद नहीं आती, और वो उठकर अपने घर का दरवाजा खोलकर देखती है, तो वहां बाहर तेज बारिश होती हुई नजर आती है। और वो अपने घर के दरवाजे पर एक छोटी सी बच्ची को भूख से तड़पते देखती है। सेठानी तुरंत उस बच्ची को उठा लेती है, और तभी वहां सेठ भी आ जाता है। मैं आपसे कह रही थी ना कि किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। अभी जब मैंने दरवाजा खोलकर देखा, तो ये बच्चा भूख से तड़प रहा था। पता नहीं ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो बच्चों को पैदा कर दूसरों के दरवाजों पर छोड़ देते हैं। अरे, जब पालन पोषण की औकात ही नहीं रहती, तो ना जाने लोग बच्चा ही क्यों पैदा करते हैं।
जाने दीजिए ना, वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं है, क्यों ना हम इसे अपनी बच्ची की तरह पाले। हम इसे अपने से भी ज्यादा प्यार देंगे। सेठ और सेठानी की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वो उस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी ले लेते हैं। अरे सब कुछ अच्छे से साफ कर दो और मेरी बेटी शिवानी का कमरा भी अच्छे से सजा दो। रामू काका अब तक खाना नहीं बना, आपको पता है ना, वो आती ही होगी और वो जैसे ही आएगी सीधा खाने पर झपट जाएगी। इसीलिए कह रही हूँ जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर दीजिए। अरे भाग्यवान, जरा थम जाओ, वो अपने घर ही आएगी। जब वो घर आ जाए तो आराम से उसकी सेवा पानी कर लेना। लेकिन अभी तो थको मत, अगर तुम अभी से काम करती रही तो उसके आने तक थक जाओगी। जी पूरे 19 साल बाद वो घर आ रही है। अब भला क्या मैं अपनी एकलौती औलाद के 19 साल बाद घर आने की खुशी में घर को सजा भी नहीं सकती? अच्छा बाबा, ठीक है, कर लो जो तुम्हें करना है। वैसे वो आ चुकी है, मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। इतना बोलकर सेठ अपनी गाड़ी निकालता है और अपनी बेटी को लेने के लिए स्टेशन चला जाता है, जहां शिवानी स्टेशन पर अपने पिता का इंतजार कर रही थी। अपने पिता को देखकर शिवानी खुश हो जाती है और उसके पांव छूकर उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठी शिवानी अपने गांव का नजारा देख रही थी। तभी उसकी नजर राम की झोपड़ी पर जाती है, जहां वो देखती है कि राम अपने घर के बाहर हाथ पैर धो रहा है। ये देखकर शिवानी सेठ से वहीं गाड़ी रुकवाती है और सीधा राम के घर जाती है। शिवानी के साथ सेठ भी जाता है और सेठ को देखकर राम बोला। अरे सेठ जी, आप यहाँ आइए आइए, अंदर आइए। सुनीता, जरा 2 गिलास पानी ला दो। राम की बात सुनकर सुनीता पानी के 2 ग्लास लाती है। एक शिवानी को देती है और दूसरा सेठ को देती है। वो दोनों ही उसके घर का पानी पीते हैं और थोड़ी देर बैठकर वहां से जाने लगते हैं। पर तभी शिवानी राम के पैर छूती है और उससे कहती है, ना जाने क्यों आपसे मिलकर मुझे बहुत अपनापन लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपसे मेरा कोई पुराना और गहरा रिश्ता है। बेटिया, अगर आज हमारी बेटी होती तो वो भी तुम्हारी ही उम्र की होती। मतलब मैं कुछ समझी नहीं राम काका। मतलब ये है बिटिया कि आज से 21 बरस पहले हमारी घरवाली को एक बच्चा हुआ था, पर वो मरा हुआ पैदा हुआ। उसके बाद से तो मानो भगवान ने हमारे घर की खुशियां ही छीन ली। ना तो हमें बच्चा हुआ और ना ही हमारी घरवाली कभी सही से मुस्कुरा पाती है। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी आप अपनी बेटी ही समझिए। मैं भी तो 21 साल की हूँ। अगर आपकी बेटी होती तो वो भी मेरी उम्र की होती। इसीलिए मुझ में आप अपनी बेटी को देख सकते हैं। शिवानी की बात सुनकर राम और सुनीता दोनों के ही चेहरों पर एक मुस्कान आ जाती है। कुछ देर के बाद शिवानी अपने घर आ जाती है और वो सिर्फ राम के बारे में ही सोचती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और सभी लोग आपस में बैठकर खाना खाते हैं। आज सेठानी भी अपनी बेटी के पास बैठकर बहुत खुश थी। वो भी अपनी बेटी को बहुत ही लाड़ प्यार करती है और उसको प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ शिवानी गांव में ही बसने का फैसला कर लेती है। ऐसे ही एक दिन शिवानी मिनी स्कर्ट पहनकर अपने बाबा सेठ के साथ राम के घर जाती है, जहां राम शिवानी की गर्दन पर एक निशान देखता है। उस निशान को देखकर राम बोलता है, शिवानी बिटिया, ये तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसा? अरे, ये तो इसका बर्थ मार्क है। जब से पैदा हुई है तब से इसकी गर्दन पर निशान है। माफ करना सेठ जी, लेकिन जैसा निशान शिवानी की गर्दन पर है, ठीक वैसा ही निशान इनकी गर्दन पर भी है। इनकी तो कुछ कुछ हरकतें भी शिवानी जैसी लगती है। देखने से लगता ही नहीं कि ये आपकी बेटी है। सुनीता की बात सुनकर सेठ बेचैन हो जाता है और वहां से कोई ना कोई बहाना देकर जाने लगता है। पर सेठ अपने घर नहीं जाता। वो सीधा उसी आया के पास जाता है, जो गांव में हर गर्भवती औरत की डिलीवरी करवाती थी। वो उसके पास जाता है और उससे सवाल जवाब करता है। देख आया, सच बता, तूने किसके घर की औलाद मेरे दरवाजे पर लाकर रख दी? क्योंकि इस गांव में बच्चा पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि तू है, इसीलिए सच बता। सेठ की बात सुनकर आया
उसकी सारी सच्चाई बता देती है। ये सुनते ही सेठ की आंखें नम हो जाती है। वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी के पास जाता है और उसको सारी बात बता देता है। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर शिवानी को पता चल गया कि राम उसका असली पिता है, तो हमारा क्या होगा? शिवानी तो उसके पास चली जाएगी। हमने उसे बहुत नाजों से पाला है। मैं उसे ऐसे खुद से अलग नहीं कर सकती। ये तो मैं नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह सच मुझे पता लगा, अगर ये सच शिवानी को पता चल गया तो वो हमें छोड़कर चली जाएगी। एक काम करते हैं, मैं आया को पैसे दे देता हूँ, वही गांव छोड़कर चली जाएगी और हम लोग शिवानी को कभी भी राम से नहीं मिलने देंगे और ना ही उसे ये सच बताएंगे। अगर उसे ये सच पता चल गया कि वो हमारी नहीं बल्कि राम की बेटी है, तो वो हमें सच में छोड़ देगी। सेठ और सेठानी आपस में बातें कर रहे थे, पर वो इस बात से अनजान थे कि दरवाजे पर खड़ी शिवानी ये सब कुछ सुन रही है। आज शिवानी को जब ये पता चला कि वो उनकी असली बेटी नहीं है, बल्कि उसकी असली माँ बाप तो कोई और है। उसके असली माँ बाप राम और सुनीता हैं। लेकिन शिवानी के मन में सेठ और सेठानी से दूर होने की जरा भी भावना नहीं आती और वो अपने माँ बाप के पास जाकर उन्हें समझाते हुए कहती है, माँ, पापा, आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि मैं आप लोगों को छोड़कर जाऊंगी? ये जानने के बावजूद कि मेरे माँ बाप आप नहीं बल्कि राम काका और सुनीता काकी हैं। भले ही उन दोनों ने मुझे पैदा किया हो, लेकिन पाल पोस कर मुझे आपने बड़ा किया है। इसीलिए मैं ना सिर्फ उनकी बल्कि आपकी भी बेटी हूँ। शिवानी सेठ और सेठानी से बहुत प्यार करती थी, पर वो इस बात को नहीं झुठला सकती थी कि राम और सुनीता भी उसके असली माँ बाप हैं। माँ, पापा, जिस तरह आप मेरे माँ बाप हैं, ठीक उसी तरह राम और सुनीता काकी भी मेरे माँ बाबा हैं। उन्हें भी सच के बारे में पता तो चलना चाहिए ना कि मैं उनकी बेटी हूँ, क्योंकि मैं अपनी आंखों से उन्हें अपने बच्चे के लिए तड़पते हुए देख चुकी हूँ। नहीं शिवानी, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। अगर तू वहां चली गई तो तू वापस लौटकर कभी नहीं आएगी। मैं जानती हूँ उन दोनों को। जब ये बात उन दोनों को पता चलेगी कि तू उनकी बेटी है, तो वो तुझे मेरे पास कभी नहीं आने देंगे। माँ, ऐसा क्यों सोचती हो? मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन वो भी तो मेरे माँ बाप हैं। उन्हें भी तो अपनी बेटी को देखने का पूरा हक है। इसीलिए उन्हें भी ये बात पता होनी चाहिए कि मैं उनकी बेटी हूँ। प्लीज ना, मुझे मत रोकिए। मैं उन्हें सच बताने के लिए जाना चाहती हूँ। इतना बोलकर शिवानी अपने घर का जैसे ही दरवाजा खोलती है, तभी उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला उसे नजर आता है और थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। शिवानी को बेहोश होकर नीचे गिरता देखकर सेठ और सेठानी काफी घबरा जाते हैं, जिसके बाद वो तुरंत उसे अस्पताल ले जाते हैं। साथ ही सेठ रामलाल और उसकी पत्नी को भी हॉस्पिटल बुला लेता है। वो उन्हें ये खबर दे देता है कि शिवानी की अचानक तबीयत खराब हो गई है और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई है। भले ही राम और सुनीता को ये नहीं पता था कि शिवानी उनकी बेटी है, लेकिन जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है कि शिवानी बेहोश होकर नीचे गिर गई है, वो तुरंत अस्पताल पहुंच जाते हैं। सेठ जी, अचानक से शिवानी को क्या हो गया? कल तक तो वो अच्छी खासी थी, लेकिन एकदम से उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई? पता नहीं राम, अब डॉक्टर आएंगे तभी कुछ हो सकता है। सेठ के बोलते ही डॉक्टर बाहर आता है और उन्हें बताता है। सेठ जी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। शिवानी बिल्कुल ठीक है, लेकिन शिवानी प्रेग्नेंट है। आप लोगों को उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा और तो और उन्हें किसी चीज की टेंशन नहीं देना। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है और ये जानकर कि शिवानी प्रेग्नेंट है, सब लोग चौंक जाते हैं।